हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, सिलेबस जो हमने वो डिस्कस कर लिया था कि आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो किस प्रकार है और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी अपनी पढ़ने की रखें। आप सभी जानते हैं एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 1 है आपका ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 6 यूनिट्स आपको बताई गई हैं और 6 यूनिट में पहली यूनिट है आपकी ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। तो आपकी बुक में जो है इस यूनिट को तोड़ के 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें चैप्टर 1 में तो केवल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में और चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के सिग्नल हमारे होते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हम पढ़ेंगे। तो उसे हम चैप्टर 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी की ये पहली क्लास है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आप अपने सभी साथियों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को फटाफट से क्लास शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक हमारी ये क्लास पहुंच जाए और वो सभी भी इस क्लास का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 में पहला ही जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चैप्टर 1 में पहला ही यूनिट 1 में जो हमारा टॉपिक था, जो कि हम सिलेबस डिस्कशन में बता चुके हैं। आई होप आप सभी ने हमारी पिछली क्लास जरूर देखी होगी, बट अगर किसी रीजन से आपने क्लास मिस कर दी है तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि सिलेबस का एक डीप एनालिसिस आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो सिलेबस डिस्कशन की क्लास जरूर देख लें। तो हमने सिलेबस में आपको बताया था यूनिट 1 या चैप्टर 1 जो है उसमें हमने पहला ही जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। देखिए, जो चैप्टर 1 होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ उसके फंडामेंटल्स जो होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स किसी चैप्टर के, या बहुत छोटी छोटी बातें जो होती है, मैं कहूँ इसकी फाउंडेशन जो होती है सब्जेक्ट की, वो चैप्टर 1 से स्टार्ट होती है। तो चैप्टर 1 में बहुत बेसिक सा टॉपिक आपको दिया गया है, पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पैसिव कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें बस यही पढ़ना है कि पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, पैसिव कंपोनेंट्स को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत कम टाइम में समझाने के लिए मैंने कुछ मेन की पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये की पॉइंट्स है। तो पैसिव कंपोनेंट्स जो है उनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं इन्हीं की पॉइंट्स के आगे पीछे घूमती है। तो अगर हम पहला पॉइंट हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, आप इनको समझते रहें। जहां जहां आपको जरूरत लगे आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट जो है पैसिव और एक्टिव। देखिए, कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग बच्चों उसी में छुपा होता है। एक्टिव का मतलब है जिसमें पावर दैट कैन एक्टिवेट द पावर, और पैसिव मतलब जिनमें पावर को एक्टिवेट जो नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट हमारा वही कह रहा है, डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल पावर। यानी पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकते। आप एक और बहुत मजे की बात बच्चों आपको बताऊं, अगर आपको पैसिव कंपोनेंट समझ में आ रहा है तो आपको एक्टिव कंपोनेंट्स तो ऑब्वियसली समझ में आने ही वाला है, क्योंकि जो एक्टिव कंपोनेंट है वो जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे कि पैसिव में अगर पहला पॉइंट है डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अभी हम ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए। तो पैसिव कंपोनेंट्स के एक एक पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया, डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है कैन स्टोर और डेसिपेट। ये इसका हम देखें तो इसका दूसरा पार्ट हो गया। यानी ऑन दी अदर हैंड अगर हम थ्योरी लिखेंगे तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, पैसिव कंपोनेंट्स डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट ऑन दी अदर हैंड दे कैन स्टोर और डेसिपेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी ये कंप्लीट जब आप इसको लिखोगे
तो ये दो लाइन मिला के आप एक सेंटेंस बनाओगे। फिर से सुन लीजिए, कैसे लिखेंगे आप? पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट और रेदर देन आप लिख सकते हो, और रेदर देन दे कैन स्टोर और डेसिपेट द इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, कैसे? इसके कुछ एग्जांपल्स जब हम डिस्कस करेंगे कि पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे आते हैं, तो उससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी अगर मैं इसका मीनिंग समझाऊं, दैट मीन्स कि जो पैसिव कंपोनेंट हो सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या कह लो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, यानी इनमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, दे कैन स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड पॉइंट है डेसिपेट। डेसिपेट करने का मतलब होता है उसका हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को डेसिपेट करना एनवायरनमेंट में। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है हमारा हीटर और बल्ब। आपने देखा होगा हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं? हीटअप होते हैं और उस हीट को डेसिपेट करते हैं। आप यही करते हैं, जो रूम हीटर होता है, रूम हीटर का यूज हम करते हैं रूम को हीटअप करने के लिए। तो हीटर एक्चुअली क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उससे हीट जनरेट करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में क्या कर रहा है? डेसिपेट कर रहा है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट नीड इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट एज दे आर पैसिव कंपोनेंट्स। क्योंकि पैसिव कंपोनेंट्स है तो इनको इलेक्ट्रिकल पावर, इनके ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है हमारा डू नॉट प्रोवाइड गेन, एम्पलीफिकेशन और डायरेक्शनैलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना, काफी अच्छा पॉइंट है ये। डू नॉट प्रोवाइड गेन। गेन क्या होता है? आप सभी बेसिक सी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। गेन का मतलब होता है, जैसे आपने बहुत नॉर्मल आम जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसमें हम कहते हैं गेन हुआ, लॉस हुआ। यानी आपने क्या इनपुट दिया और विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आपको क्या आउटपुट गेन हुआ, वो कहलाता है हमारा गेन। गेन पावर गेन भी हो सकता है, वोल्टेज गेन भी हो सकता है और करंट गेन भी हो सकता है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स, इनमें कोई पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक, और दूसरा है एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन टर्म आप बहुत अच्छा सा वर्ड है, आपने सुना भी होगा, इस पर एक सॉन्ग भी है, बहुत पुराना सॉन्ग है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर वर्ड आपने बहुत ज़्यादा जनरली सुना होगा। एम्पलीफायर का जो यूज़ होता है आपने हम वॉइस के टर्म में सुना है, साउंड के टर्म में। तो साउंड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। दैट मीन्स साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एम्पलीफिकेशन टर्म से मतलब है किसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है एम्पलीफिकेशन। दैट मीन्स ये आपको कुछ जगह ये बुक में डेफिनेशन भी पढ़ने को शायद मिल सकती है कि पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सिग्नल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं करते, यानी सिग्नल में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। ये क्या करते हैं? एज इट इज सिग्नल को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। जिस फॉर्म में सिग्नल दिया जाएगा उसी फॉर्म में सिग्नल को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। दैट मीन्स सिग्नल में कोई गेन प्रोड्यूस नहीं होगा, सिग्नल में एम्पलीफिकेशन भी नहीं होगा और डायरेक्शनैलिटी भी नहीं होगी। अभी डायरेक्शनैलिटी वर्ड क्या होता है? देखिए, एक डिवाइस होती है रेक्टिफायर, एक सर्किट होता है रेक्टिफायर, हम सभी के आसपास ही रहता है रेक्टिफायर सर्किट। क्या आप लोगों के पास मोबाइल है और मोबाइल का आपके पास एक चार्जर होता है जिससे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। ठीक, आपका जो मोबाइल फोन है, आपने देखा होगा मोबाइल फोन में जो बैटरी आपकी लगी हुई है वो डीसी बैटरी है, बट आप चार्जर की हेल्प से जब उसे चार्ज करते हैं तो आपके सॉकेट में जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो कैसी है? एसी नेचर की है। तो आप क्या कर रहे हैं? सॉकेट से एसी पावर ले रहे हैं, बट आपके मोबाइल को कैसी पावर चाहिए? डीसी पावर चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आपके मोबाइल को अगर कभी आप खोल के देखेंगे तो इस तरीके का सर्किट आपको मिलेगा। आप खराब चार्जर ही खोलना, पता चला आप सही चार्जर को खोल के खराब कर दें, तो कुछ इस तरीके का सर्किट होगा और इसमें यहाँ पर ऐसे डायोड लगे होंगे, छोटे छोटे ब्लैक कलर के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डायोड होते हैं। तो इस तरीके का सर्किट आपको पुराने चार्जर को जब आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ये हमारा रेक्टिफायर सर्किट है। रेक्टिफायर एक्चुअली क्या करता है? ये एसी सिग्नल को किस में चेंज कर देता है? डीसी में। अब आप जानते हैं एसी सिग्नल कुछ इस तरीके का होता है, वेरिएबल इन नेचर होता है, जबकि डीसी आप जानते हैं कैसी होती है? कांस्टेंट नेचर की होती है।
तो ये एक्चुअली रेक्टिफायर क्या करता है, AC सिग्नल को DC सिग्नल में चेंज करता है। जबकि आप देख रहे हैं जो AC सिग्नल है वो कैसा है, दोनों डायरेक्शन में काम करने वाला है, बाई डायरेक्शनल है। दैट मीन्स जो AC की वैल्यूज है वो x एक्सिस के अबव भी आपको मिल रही है और x एक्सिस के बिलो भी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो AC की वैल्यूज आपको अटेन हो रही है वो आपको दोनों डायरेक्शन में मिल रही है। जबकि DC की बात करें तो ये हमारी x एक्सिस है, तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही मिल रही है। तो क्या हुआ, रेक्टिफायर ने सिग्नल को दोनों डायरेक्शन की बजाय एक ही डायरेक्शन में क्या कर दिया, हमें आउटपुट पे दे दिया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कहलाता है डायरेक्शनैलिटी, यानी जब हम किसी सिग्नल की डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गेन, एम्प्लीफिकेशन और एंड डायरेक्शनैलिटी, ये हमारे पैसिव कंपोनेंट्स में नहीं होती। अब ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो क्या होगा, एक्टिव में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कैन नॉट जनरेट और ऑस्किलेट द सिग्नल। अच्छा पॉइंट है ये भी कि जो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या सिग्नल, किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का जनरेशन नहीं कर सकते। आपने एक डिवाइस सुनी होगी क्रिस्टल ऑस्किलेटर, शायद से आपने सुनी हो। क्रिस्टल ऑस्किलेटर का यूज़ माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारी जगह पर किया जाता है। यानी हमें जब किसी प्रकार का सिग्नल प्रोड्यूस करना हो तो हम उसके लिए पैसिव कंपोनेंट का यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स पैसिव कंपोनेंट जो है वो कोई सिग्नल भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते और ना ही ऑस्किलेट कर सकते हैं। ऑस्किलेट करने का मतलब क्या होता है, जब कोई सिग्नल इस तरीके से एक्स एक्सिस के अराउंड क्या हो, दोनों डायरेक्शन में बार बार क्या करे, रिपीट हो जल्दी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई एक बहुत ही अच्छी सी फाइन रबर की बॉल ली और जब आप उसे फेंकते हैं तो वो क्या करती है, बार बार बाउंस करती है। एक ही एक्सिस के दोनों तरफ वो बार बार जल्दी जल्दी क्या करती है, बाउंस करती है। तो इसे हम कहते हैं ऑस्किलेट होना। तो सिग्नल का ऑस्किलेशन इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है और पहला ही सिग्नल को जनरेट भी नहीं कर सकते। लास्ट है हमारा, अच्छा पॉइंट है ये भी, ये बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनमें करंट का फ्लो दोनों तरफ से पॉसिबल। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस। तो आप चाहे इसको ऐसे कनेक्ट कर दें तो भी करंट का फ्लो होगा, या फिर आप इसको ऐसे करंट ऐसे इसके आप सिग्नल के कनेक्शन कर दीजिए तो इस तरीके से भी करंट का फ्लो हो जाएगा। दैट मीन्स पैसिव कंपोनेंट्स की कोई फिक्स्ड पोलैरिटी नहीं होती, इनमें दोनों ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो पॉसिबल है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं, मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वो होते हैं जिनकी पोलैरिटी फिक्स होती है। यानी आप अगर अपनी लैब में, आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा हो, छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, या आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा हो तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उनमें कोई पोलैरिटी मार्क नहीं होती। यानी कहीं भी नहीं लिखा होगा, अगर रेजिस्टेंस दिखा रखा है तो इस तरीके से होगा, इस पे प्लस माइनस आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स आप इसको किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें करंट का फ्लो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि ये बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने एक एक्सेप्शन बताया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, इस कैपेसिटर की पोलैरिटी मार्क होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो उसके हिसाब से ही हमें कनेक्शन करने पड़ते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पैसिव डिवाइसेस हैं या रेस्ट ऑफ द पैसिव कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं वो सभी हमारे बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। मैं छोटा सा आपको एक क्विक रिवीजन फिर से दे देती हूँ। पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकते। ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को या तो स्टोर कर सकते हैं या फिर क्या करते हैं, डिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट।
थर्ड पॉइंट है, इनको इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता नहीं होती, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने बताया था, इनकी हेल्प से आप कोई गेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते एम्प्लीफिकेशन सिग्नल में, या फिर सिग्नल की डायरेक्शनैलिटी इनके हेल्प से पॉसिबल नहीं है। फिर इनकी हेल्प से आप सिग्नल जनरेट नहीं कर सकते, ना ही सिग्नल में ऑस्किलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट है, हमारे जितने भी पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सभी के सभी हमारे बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। दैट मीन्स इनकी कोई फिक्स्ड पोलैरिटी नहीं होती, इनको किसी भी पोलैरिटी में कनेक्शन किया जा सकता है और इनमें दोनों ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं हमारे कि पैसिव कंपोनेंट्स में कौन कौन सी हमारी डिवाइसेस या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे मेनली 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि पैसिव की कैटेगरी में आते हैं, मैं बता देती हूँ। पहला तो हमारा है रजिस्टर, आप इसको साथ साथ नोट करते चले या बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैपेसिटर, लास्ट थर्ड वन है हमारा इंडक्टर। ये तो शायद आपने कॉमनली हमारे कंपोनेंट्स हैं शायद सुने भी हों, लेकिन एक और हमारी डिवाइस होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आती है, वो होती है ट्रांसफॉर्मर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये सभी पैसिव कंपोनेंट्स या पैसिव डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। क्या चलिए, तो हमारी 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि पैसिव कंपोनेंट्स या पैसिव डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो हम वन बाय वन एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। बहुत अच्छा कंपोनेंट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो बात कर लेते हैं फिलहाल रजिस्टर की। रजिस्टर जो है एक तरह का पैसिव कंपोनेंट है जिसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बहुत ज़्यादा किया जाता है। रजिस्टर क्या है? ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक तरह का किसी कंपोनेंट का या किसी डिवाइस का प्रॉपर्टी है या वर्च्यू हम इसे कहते हैं। इट इज अ वर्च्यू और अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी कंपोनेंट की या किसी डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, क्या प्रॉपर्टी है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, या आप कह सकते हो सिंपल से वर्ड में इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो उसको रोकने का काम करती है, रेजिस्ट करती है या उसका अपोज करती है। तो इट इज़ अ वर्च्यू और इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच रेजिस्ट और अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो अमाउंट होती है यानी कितना अपोजिशन इसने प्रोड्यूस करा, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर कितना अपोजिशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कितना अमाउंट। अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो आप उसको नापते हो ना, कि मैंने कहा कि मैंने इतना वेट उठाया, कितना उठाया, इतने केजी, है ना। मैं कहती हूँ मैंने इतना कपड़ा लिया, कितना, इतना मीटर लिया। तो आप हर चीज़ की एक अमाउंट नापते हो। तो रेजिस्टेंस भी क्या है? अमाउंट ऑफ द अपोजिशन विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कितना अपोजिशन जो है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का काम कर रहा है, उसका अमाउंट जो है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और होता क्या है, इसको इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगी है ये V है,
ठीक है। तो यहाँ R इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन I, और इसको मेजर करते हैं ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ओम्स लॉ दिया, आपने पढ़ा भी होगा, फिजिक्स में पढ़ा है। ओम्स लॉ इन्होंने दिया, और ओम्स लॉ जो है इन्हीं के नाम पर, इनका नाम जो था, इनका सरनेम था ओम, इन्हीं के नाम पर इस लॉ का नाम रखा गया ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ से ही हमें मिला था रेजिस्टेंस टर्म। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो भी क्या होता है, ओम ही होता है। तो R इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन आई। दैट मीन्स कि जो किसी भी सर्किट का या किसी कंपोनेंट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। दैट मीन्स कितनी वोल्टेज उसके अक्रॉस लगाई गई और उसमें कितनी करंट फ्लो हुई, इसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर। और इसको हम मेजर करते हैं ओम में। अब बात कर लेते हैं पावर इन अ रेजिस्टर। किसी जो रेजिस्टर जो होता है, देखिए दोनों में अंतर है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेजिस्टेंस क्या है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी। और वर्च्यू, दोनों जो वर्ड आपको अच्छे लगते हैं वो हम लिखेंगे। देखिए जो आपकी बुकिश लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है, तो इसलिए मैं आपको थोड़े इजी वर्ड बता रही हूँ और ऑल्टरनेट वर्ड्स भी साथ साथ बताती जा रही हूँ, ताकि आपको लिखने में ना जितनी आसानी होगी। आप टॉपिक को कभी भी रटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी डेफिनेटली होगी। बट अगर आप टॉपिक को समझेंगे और अपने वर्ड्स में जो आपको इजी लगते हैं, जिसके आप इजीली सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर आप इजी से इजी वर्ड्स की हेल्प से कोई आसान छोटे छोटे अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको क्या होगा, लिखने में आसानी होगी और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझे, देखिए क्योंकि जो फैक्ट एक्चुअली वो ये है कि हम सभी जितने इंडियंस हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी बोल सकते हैं, हम लिखते भी, हम में से कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लेकिन अगर एक बात अगर आप देखें तो एक्चुअली जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारे सोचने समझने की जो प्रोसेस है, क्या वो इंग्लिश में होता है? नहीं, हम सोचते हमेशा हिंदी में ही हैं। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जो टॉपिक को समझते हैं, भले आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो और इंग्लिश में ही लिख रहे हो, लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, फिर आप उसका मीनिंग समझते हो, सोचते किससे हो, हिंदी से, फिर आप उसको वापस आप क्या करते हो, जो आपने हिंदी में सोचा समझा, आप उसको वापस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो। तो एक्चुअली जो प्रोसेस है आपका थॉट प्रोसेस वो हिंदी में ही है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले टॉपिक को अच्छे से समझें, रटे नहीं। अगर आप रटेंगे तो डेफिनेटली आपकी गलती होगी। तो आप टॉपिक को समझें और फिर अपने जो आप वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं वो इजी से इजी रखें और छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन की हेल्प से आप टॉपिक को लिखते जाएं। तो मैं रेजिस्टेंस की बात करी थी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी और वर्च्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मैंने बताया था कि ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का क्या है, या तो प्रॉपर्टी कह लो, यानी इसका गुण है, मैं कहूँ हिंदी में तो इसका गुण है जो कि क्या करता है, करंट फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो रेजिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी और वर्च्यू, जबकि रेजिस्टर क्या है, इट इज अ कंपोनेंट। ये कंपोनेंट है, ये एक तरह का कंपोनेंट है जो क्या करता है, ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट विच ऑफर द रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टर एक कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वर्च्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर अल्फाबेट से। इसका यूनिट ओम होता है और आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, where V is equals to applied voltage across the component and I is the flowing current through the component। अब बात करते हैं पावर इन अ रेजिस्टर क्या होता है। आप सभी जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है P is equals to V into I। नहीं जानते तो आप अभी नोट कर लीजिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो पावर होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। दैट मीन्स कितनी वोल्टेज उस पर आपने अप्लाई करी और कितनी करंट उसमें फ्लो हुई, उनका जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है पावर। अब हम पावर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें इस फॉर्मूले को और करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर या V इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों जो वैल्यूज़ हैं वन बाय वन हम इसमें पुट करेंगे। तो पहले केस में I की वैल्यू लिख देते हैं, I की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। तो फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन आर। तो एक फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा अगर हम लिखना चाहें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब यहाँ पर हमने I की वैल्यू पुट की थी, अब की बार हम क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे। तो V की जगह क्या रख दो, I इंटू आर, और प्रोडक्ट में I था ही, तो फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर आर। तो किसी रजिस्टर में जो पावर डेसिपेशन है, कितना पावर उसने डिसिपेट करा, एक्चुअली जितने भी रजिस्टर होते हैं बच्चों वो सभी हीट की फॉर्म में पावर डेसिपेशन करते हैं। मोस्टली जितने भी हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो हीट डिसिपेशन किसके टर्म में करते हैं, हीट के टर्म में करते हैं। तो रजिस्टर जो होता है वो भी हीट की टर्म में पावर को डिसिपेट करता है। तो जिसमें कितनी पावर डिसिपेट ये करेगा या पावर डिसिपेशन कितना है वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर क्या होता है या रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हमारे आगे हो रहे हैं, इन्हें मैं मिटा देती हूँ। कुछ टर्म्स और हैं जो रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा और रजिस्टर पढ़ा। अब रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल होता है एक टर्म जो कि होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक टर्म होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का ठीक अपोजिट है। कंडक्टेंस टर्म इज डायरेक्टली आप कह सकते हैं इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस का ठीक अपोजिट टर्म होता है। तो रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया, इट इज अ प्रॉपर्टी और वर्च्यू ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जबकि अगर हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये क्या है, इट इज अ वर्च्यू और प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच एक्चुअली इट मैं कहूँ, अगर वर्ड में सही वर्ड इसको कहूँ तो ये कितनी इजीली करंट फ्लो होती है, ये हमारा कहलाता है कंडक्टेंस। ठीक है, यानी ये क्या करता है कि करंट के फ्लो में हेल्प करता है, रेजिस्ट नहीं करता। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, अपोज करना, जबकि कंडक्टेंस क्या करता है, हेल्प करता है। अब कंडक्टिविटी जो टर्म है, कंडक्टिविटी टर्म है रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का। ये छोटे छोटे टर्म आपको सुनने में मिलेंगे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रेजिस्टिविटी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब रेजिस्टिविटी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। रेजिस्टिविटी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ये सिंबल कुछ ऐसा बना हुआ है जैसे पी होता है, पी को हम थोड़ा सा बेंड कर दें तो ये बन जाता है रो। तो रो इज इक्वल्स टू होता है आर ए अपॉन एल, वेयर एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा कंडक्टर। इस तरीके से अगर मैं किसी कंडक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो ये जो है हमारा, ये इसका लेंथ हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू होता है आर ए अपॉन एल, वेयर R is equals to resistance of the component or resistance of any conducting medium or any conducting material. A is equals to cross sectional area of the conductor and L is equals to length of the conductor. That means
किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला रेजिस्टेंस पे, दूसरा एरिया पे और तीसरा लेंथ पे। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी तो बन सकता है। तो ये फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। नंबर 1 फॉर्मूला ये हो गया और नंबर 2 हो गया ये वाला, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई और यहाँ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटीरियल और कंडक्टर। इसको आप नोट कर लीजिए इतना। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसे आप साइड में कहीं छोटा सा नोट बना के या स्टार बना के लिख लें कि किसी भी मटेरियल की, किसी पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये कॉपर का हमारा कोई पीस है और दूसरा एक ये भी कॉपर का पीस है, मान लीजिए दोनों ही कॉपर के कंडक्टर हैं, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का, बट आप देख रहे हैं दोनों की डायमेंशंस में चेंज है। इसका लेंथ कुछ और है, इसका लेंथ कुछ और है, आप देख रहे हैं लेंथ में अंतर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है। तो दोनों ही केसेस में दोनों की लेंथ और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, बट दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। बट चूंकि दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है तो रेजिस्टेंस अलग होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई 2 कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं बट उनकी लेंथ एरिया चेंज है, अलग अलग है, तो उनका रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगा, सेम होगा, भले उसकी लेंथ कुछ भी है, उसका एरिया कुछ भी है। बट रेजिस्टेंस जो है वो एरिया और लेंथ पर भी डिपेंड करता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर मैंने कोई 2 कंडक्टर ले लिए, जैसे कि मैं कह रही हूँ एक कंडक्टर तो ये है और एक कंडक्टर हमारा ये वाला है, और दोनों ही, ये भी कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का बना हुआ है, या एल्यूमिनियम, जो भी आप लेना चाहें, तो दोनों का रेजिस्टिविटी तो सेम होगा बच्चों, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टिविटी जो है इसका मैं यूनिट भी लिख देती हूँ, इसका यूनिट है ओम मीटर। इसको इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट में, ओम मीटर। तो हमारे पैसिव कंपोनेंट्स में पहली ही और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला जो कंपोनेंट है वो है रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी। अब रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, या इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। अगर हम किसी कंपोनेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें जिसके अक्रॉस वोल्टेज V अप्लाइड है और इसमें फ्लोइंग करंट I है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाता है V अपॉन I। रेजिस्टेंस को R अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। पावर डेसिपेशन किसी रेजिस्टर में क्या होता है, P इज इक्वल्स टू VI हो सकता है, ये फॉर्मूला हो सकता है पहला। दूसरा हो सकता है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, या तीसरा हमारा हो सकता है P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। आप दोनों चीज़ों में मैंने डिफरेंस भी आपको बता दिया था। रेजिस्टर क्या है, कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जबकि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, वर्चू है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। जबकि छोटे छोटे कुछ और भी हमारे टर्म्स थे। कंडक्टेंस, जिस तरीके से रेजिस्टेंस तो करंट का अपोज करता है और कंडक्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो में हेल्प करता है, ठीक। जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस उतना कम होगा, और अगर हम उल्टा कहें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस उतना अच्छा होगा। फिर कुछ 2 टर्म और थी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। और एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये जो पैरामीटर हमारे पास है रेजिस्टिविटी, इसकी हेल्प से हमने एक और फॉर्मूला आर का निकाल लिया, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यानी किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस है वो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, उस मटेरियल, जिस मटेरियल का वो बना है, जिस भी मटेरियल का, कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर, उसकी लेंथ पर और उसके एरिया पर।
तो अगली क्लास में स्टूडेंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने दो अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े हैं, ये वाला और ये वाला, इनकी हेल्प से कुछ इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और साथ ही साथ रजिस्टर की कलर कोडिंग भी हम पढ़ेंगे। एक होते हैं हमारे कार्बन फिल्म रजिस्टर्स जो होते हैं, जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वो रजिस्टर इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं कि उनकी रेटिंग उन पर लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो उन पर कुछ स्पेशल कलर बैंड्स बने होते हैं। उन बैंड्स की हेल्प से किस तरीके से हम रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और रजिस्टर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपको अगली क्लास में कराने वाले हैं। तो फिलहाल आपको अभी ये करना है, जितने आपके टॉपिक करा दिए गए हैं उनका आपको अच्छे से रिवीजन करना होगा। तो अगली क्लास में स्टूडेंट जल्दी ही आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।